बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 30 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं, कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालियावान, मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 30, सफ़ा नंबर 285 से। दिलबर का जानी दोस्त शोकर बाइक पर बैठा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। बिलाशुबा वो मुझे तलाश कर रहा था, क्योंकि उसकी जैसे ही मुझ पर निगाह पड़ी वो चौंक गया और मेरी तरफ बढ़ आया। चंद लम्हों के बाद मेरे पास बैठे हुए उसने कहा, बड़ा जोरदार हमला था यार, शाहजेब के बंदूक का। हमें तो बाद में पता चला। तो तू पता कर सकता है कि इस वक्त शाहजेब कहाँ है? मैंने सर्द लहजे में पूछा तो वो फौरन बोला, वो कल रात से यहाँ पर नहीं है। सुना है शहर गया हुआ है, हो सकता है शाम तक वापस आ जाए। ये पक्की खबर है? मैंने पूछा। हाँ, ये पक्की खबर है, उसने तस्दीक की। चलो फिर तो ऐसे कर, मुझे अपना बाइक दे, मैं रात किसी भी वक्त तेरे पास आऊंगा। तू उधर मेरे डेरे पर रहना और ये खबर जरूर लेना कि शाहजेब वापस आ गया या नहीं। ठीक है, उसने बाइक की चाबी मुझे थमाते हुए कहा और एकदम से मुझे ख्याल आया, नहीं, तू अपने घर में रहना, मैं तुझे तलाश कर लूंगा। फिर तू शाहजेब की पक्की खबर रखना, मैंने कहा और वो उठ गया। इस वक्त मैं बाइक पर बैठा ही था और चाबी इग्निशन में लगाई ही थी कि कस्बे की तरफ से पुलिस गाड़ियां आती हुई दिखाई दी। मैं चौंक गया। न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स ने मुझे खतरे का एहसास दे दिया। मैं उस तरफ गौर से देख रहा था। अगर वो हवेली की जानिब मुड़ जाएं तो खतरे वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर वो आगे आती हैं तो मुझे अपना बचाव बहरहाल करना चाहिए था। मैंने इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वहां से निकल पड़ा। मैं सड़क किनारे चलता हुआ गांव की एक पगडंडी पर उतर गया। पुलिस गाड़ियां वहीं सड़क पर दुकानों के पास रुक गई थी। क्या मेरी मुखबरी हो गई थी? अगरचे मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे बहरहाल एहसास जरूर हो गया था। मैं रुका नहीं, बल्कि गांव के ऊपर से निकलता हुआ चल पड़ा। मुझे कस्बे तो जाना ही था। एक लंबा चक्कर काट कर मैं नहर किनारे आ गया। मैंने सड़क का रास्ता नहीं लिया, बल्कि नहर किनारे चलता चला गया। इस वक्त अंधेर पूरी तरह फैल चुकी थी। जब मैं कस्बे के करीब पहुंचा, मेरे लिए सबसे अहम सवाल यही था कि छाका, अम्मा और सोहनी को लेकर कहां जा सकता है। मेरे जहन में 3 ही नाम थे। वो तीनों मेरे जिगरी दोस्त थे और छाके को उनके बारे में पूरी तरह इल्म था। वो इन्हीं पर यकीन कर सकता था। इन तीनों के घर मुझे बारी बारी जाना था। मैंने अपने जहन में एक तरकीब रखी और कस्बे की गलियों में घुस गया। तकरीबन 20 मिनट बाद मैं अपने पहले दोस्त के घर पर था। अगरचे उससे कुछ देर गपशप करता रहा, मगर कहीं भी उसकी बातों से मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि अम्मा, सोहनी और छाका उसके पास होंगे। इसी तरह जब मैं दूसरे दोस्त सुहेल के घर गया तो वो मुझे देखते ही खिल गया। ओए, तू सुबह को किधर गायब हो गया था? हम तो सोच सोच कर पागल हो गए कि तू या पुलिस के हाथों खप गया या फिर फरार हो गया। चला अंदर आ। तू मुझे कहाँ तलाश करता रहा? मैंने मुख्तात अंदाज में पूछा तो वो गेट खोलते खोलते रुक गया। मैं और छाका सुबह ही थाने गए थे। उस वक्त तक वो तुझे लेकर निकल गए थे। पता यही चला कि वो तुझे शहर की अदालत में लेकर जाएंगे। हम जब वहां पहुंचे तो पता चला कि तुम आए ही नहीं हो। फिर? मैंने पूछा, फिर क्या? हम सभी परेशान हो गए। एक कांस्टेबल से जरा सा सुराग मिला कि तुम्हें रास्ते में ही उतार दिया गया था। बस फिर हमने अपने तौर पर अंदाजे लगाए। तू बता, गया किधर था? उसने इंतहाई तजस्सुस से पूछा। वो तो मैं तुझे बताता हूँ, लेकिन तू ये बता कि अम्मा और सोहनी किधर हैं? अब छाका कहाँ पर है? वो तो शाम के वक्त चले गए लाहौर, अभी रास्ते में ही होंगे। सोहनी ने जीप मंगवाई थी, इसमें गए हैं, सुहेल ने मुझे बताया। ओ, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। वैसे वो हैरियत से थे ना? मेरे अंदाज पर वो हैरान होता हुआ बोला, वो ठीक थे। छाके को इतला मिली थी कि शाहजेब वगैरह हमला करना चाहते हैं। वो इन्हें लेकर सीधा मेरे पास आ गया। आज सुबह मुझे इतला मिली कि हैर अंदर आ। वो चौंकते हुए बोला। मैंने बाइक अंदर कर ली और सहन में आकर बैठ गया।
भाभी किचन में थी और बच्चे अंदर टीवी देख रहे थे। अब मुझे बता वो कब गए? यही कोई 2 घंटे पहले उनका प्रोग्राम यही था कि छाका उन्हें छोड़कर वापस आ जाएगा, फिर हम दोनों तेरा कोई सुराग तलाश करेंगे। वो तेरे लिए परेशान थे। ये कहकर उन्होंने अपनी जेब से सेल फोन निकाला और नंबर मिलाते हुए बोला, ले बात कर ले उनसे, तुझे इत्मीनान हो जाएगा। कुछ देर बाद राब्ता हो गया। टेलीफोन सोनी ने ही उठाया था। मेरी आवाज सुनते ही वो चहक उठी। तू ठीक तो है ना जमाल? मैं ठीक हूँ, तू अम्मा के बारे में बता, छाका किधर है? वो दोनों ठीक हैं और मेरे साथ लाहौर जा रहे हैं। तू भी ऐसा कर, लाहौर ही आ जा, वहां इत्मीनान से बैठ के कुछ सोचते हैं। तू मेरी माँ से बात करवा। मैंने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। चंद लम्हों के बाद अम्मा की आवाज फोन में गूंज उठी। मैं ठीक हूँ पुत्र, तू अपनी सुना। मैं जब तक तेरा पता नहीं मिल रहा था मैं परेशान था, अब मैं परेशान नहीं हूँ। तेरे लिए वहां बहुत खतरा होगा, जैसा ये कहती है वैसे मान ले, अम्मा ने कहा। अम्मा तू बस दुआ कर, मैं सारे मसले हल कर लूं, फिर सुकून होगा। छाके से मेरी बात करवा दे। चंद लम्हे बाद छाका लाइन पर था। तू फिक्र न कर जमाल, मैं इन्हें लाहौर छोड़कर वापस आ जाऊंगा, तू उधर सुहेल के पास ही ठहर। मैंने वक्त से पहले ही अम्मा और सोनी को वहां से निकाल लिया था। दूसरा, तेरे छत वाले कमरे का सारा सामान भी ठिकाने लगा दिया था। तू फिक्र न कर, मैं आ जाऊं तो दोनों मिलकर सब कुछ करेंगे। अगर कहता है तो हम वापस आ जाते हैं। नहीं, सोहनी के जहन में कोई महफूज ठिकाना होगा। तुम इन्हें वहां छोड़कर तो फौरन वापस आ जा, तेरी जरूरत है मुझे। सोहनी से बात करवा। हाँ बोल जमाल, क्या कहता है? सोहनी की खनकती हुई आवाज सुनाई दी। सोहनी, तेरे पास कोई ऐसा ठिकाना है जहां तुम और अम्मा महफूज रह सको? और मलिक सज्जाद? तू फिक्र न कर, मेरा नंबर है ना तेरे पास, उससे राब्ता रहेगा। बल्कि नहीं, मैं लाहौर जाते ही अपना नंबर तब्दील कर लूंगी और छाके को दे दूंगी। तू मुझसे राब्ता रखना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं छाके का इंतजार करूंगा, उसे कल तक वापस भिजवा देना। वापस, मैंने कहा और फिर चंद बातों के बाद फोन बंद कर दिया। मुझे इत्मीनान हो गया था। मैंने सुहेल को सारी रुदात बताई तो वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, अब तुझे बहुत मुहतात रहना होगा जमाले। एक तरफ शाहजेब है तो दूसरी तरफ पुलिस, और ये जो पीरज़ादा वकास है ना, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग दूसरों को फकत शतरंज का मोहरा ख्याल करते हैं, जिससे शाह को भी मारा जा सकता है, या फिर अगर पिट जाएं तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ सुहेल, अब मैं चलता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। कहाँ जाएगा तू? इधर सुकून से सो जा, अभी खाना खाते हैं फिर गपशप करेंगे। सुहेल ने बेतकल्फी से कहा तो मैं इनकार में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। तेरा शुक्रिया, अब बस मुझे इजाजत दे। ना भाई ना, खाना खा कर जाना, बस 5 मिनट में लाई, भाभी ने किचन से कहा तो मुझे वहां बैठना पड़ा। रात का पहला पहर गुजर चुका था जब मैं सुहेल के घर से निकला। मेरा रूह गांव नूर नगर ही था। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं 25 मिनट बाद अपने डेरे पर था। बेदा अभी सोया नहीं था। उसने मेरे लिए बिस्तर बिछाया तो दिल में एक होक उठी। 2 दिन पहले तक मेरा अपना घर था जिसे दुश्मनों ने जला दिया था। आज अगर मेरे पास ये डेरा ना होता तो मैं दरबदर था। मैं बिस्तर पर लेटा नहीं, यही सोचता रहा। तभी भेदा मेरे पास आकर बैठ गया। तू परेशान ना हो जमाले, रब सोना करम करेगा। हाँ, उस रब ही से तो उम्मीदें हैं सारी, मैंने कहा और फिर लेटते हुए उससे कहा, भेदे तू ऐसा कर, ये बाइक ले जा और जाकर जानी शोकर को दे दे। मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मैं इधर डेरे पर हूँ। मैं आ जाऊं वापस यहाँ? उसने रखते हुए पूछा। अगर वो फौरन तेरे साथ चल पड़े तो साथ ही आ जाना, वरना जैसे तेरा दिल चाहे, मैंने कहा और सुकून से आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद भेदा चला गया और मेरी कब आंख लगी ये मुझे पता ही न चला। उस वक्त अंधेरा ही था जब मेरी आंख खुली। मैंने आसमान पर निगाह डाली तो सितारों की चाल बता रही थी कि रात गुजर चुकी है और कुछ देर में ही सुबह सादिक होने वाली है।
ایسے میں ڈنگرو کا اپنا ایک محسوس شور ہوتا ہے۔ میں بستر سے اٹھ بیٹھا، تبھی مجھے بیدا دکھائی دیا جو چارے کی ٹوکری اٹھائے ڈنگرو کی طرف جا رہا تھا۔ وہ چارہ ڈال کر واپس پلٹا تو اس کی نگاہ مجھ پر پڑی، تبھی وہ سیدھا میرے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا، ہاں کیا کہا تھا جانی شوکر نے؟ اس نے کہا تھا تو جا، میں آ جاتا ہوں۔ میں تو پھر واپس آ گیا، مگر وہ نہیں آیا ابھی تک۔ چل کوئی بات نہیں، آ جائے گا، میں نے کہا اور اٹھ کر نہانے کے لیے چل دیا۔ میں نہا کر واپس اپنی چارپائی پر آیا تو جانی شوکر آیا ہوا تھا۔ الیک سلیک کے بعد اس نے کہا، اچھا ہوا تم کل فوراً ہی نکل گئے۔ پولیس تیرے لیے ہی کل آئی تھی، اسے شاہ زیب نے بھجوایا تھا۔ وہ کل پورے گاؤں میں تجھے تلاش کرتے رہے ہیں، لگتا ہے تیری مخبری ہوئی ہے۔ وہ تو ہونی ہی تھی جانی، میں کل جان بوجھ کر چوک میں بیٹھا رہا تھا۔ گاؤں میں سارے ہی لوگ میرے سجن نہیں ہیں، ان میں بہترے میرے دشمن بھی ہیں۔ مجھے تو صرف اتنا بتا کہ شاہ زیب حویلی میں آیا ہے یا نہیں؟ نہیں آیا، اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پکی خبر ہے؟ میں نے تصدیق چاہی۔ پکی خبر ہے، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ میرا بڑا بھائی حویلی میں ملازم ہے، اسے حویلی کے ہر معاملے کی خبر ہوتی ہے۔ ابھی اس سے تصدیق کر کے تیرے پاس آیا ہوں۔ ہے کہاں وہ؟ میں نے پوچھا۔ شہر ہی گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں پلٹا۔ ممکن ہے وہیں سے کہیں دوسری طرف نکل گیا ہو۔ ہاں، ان بندوں کے بارے میں جان گیا ہوں جنہوں نے تیرا گھر جلایا تھا۔ واہ، کتنے بندے تھے؟ میں نے تیزی سے پوچھا تو اس نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، بندے تو بہت تھے، لیکن وہ 4 بندے جو سب سے آگے تھے اور ان کی رہنمائی کر رہے تھے، وہ اس وقت ڈیرے پر ہیں۔ شیدہ چدڑ گاؤں میں ہے۔ شاہ زیب نے تیرے گھر کو جلانے کی ذمہ داری اسی کو دی تھی۔ کیا وہ اس وقت گھر پر ہوگا؟ میں نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں وہ گھر پر ہی ہے، باقی ڈیرے پر ہیں۔ جانی شوکر نے مجھے بتایا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چل جانی، تو مجھے گاؤں کے باہر چھوڑ دینا، سامنے مت آنا، باقی میں سب دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ بھی اٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم ڈیرے سے نکل کر گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ جانی شوکر مجھے گاؤں کی نکڑ پر اتار کر چلا گیا۔ صبح صادق کا نور ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں تیز قدموں سے شیدے چدڑ کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند گلیاں پار کر کے میں اس کے گھر کے سامنے تھا۔ میں یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ گھر پر ہے بھی یا نکل گیا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور وہ اپنی بائک پر باہر نکلا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا پستول نکالا اور یکے بعد دیگرے 2 فائر اس کی ٹانگوں میں دے مارے۔ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا گیا اور اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس کے سر پر تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دہشت کے ساتھ حیرت جمی ہوئی تھی۔ وہ چیخنا بھول گیا اور کراہنے لگا۔ صبح ہی صبح فائرنگ کی آواز سے نور نگر گونج اٹھا۔ یہ تو اب ممکن ہی نہیں تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلتے۔ وہ زمین پر گر چکا تھا اور اس کی بائک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گر گئی تھی۔ میں نے اسے جا کر بالوں سے پکڑ لیا اور انتہائی غصے میں کہا، تو نے میرے گھر کو آگ لگائی۔ سردار نے کہا، معاف کر دو میں۔ وہ انتہائی مشکل سے بول رہا تھا۔ اتنے میں اس کے گھر کے اندر سے اس کی بیوی اور بچے نکل آئے۔ اس نے اپنے شوہر کی حالت دیکھی تو چیخ مار کر بڑھی، خبردار کوئی آگے بڑھا تو گولی مار دوں گا۔ میرے یوں کہنے پر وہ وہیں رک گئی۔ گاؤں کے ہر بندے کو خبر تھی کہ شیدے چدڑ نے کیا جرم کیا ہے، تو اس کی بیوی کو کیوں معلوم نہ ہوتا؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس کے سوار کیوں ہوں۔ صبح منتو پر اتر آئی، خدا کے لیے اسے معاف کر دو، اس سے غلطی ہوگی، ہم تیرا سارا نقصان پورا کر دیں گے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ گلی کے لوگ نکل کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گلی کے درمیان میں لے آیا اور اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ بے دم ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ تب میں نے پسٹل سیدھا کیا اور اس کے سر کا نشانہ لے کر ٹریگر دبانا ہی چاہتا تھا کہ اس کی جوان بیٹی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی۔ اس نے نہایت ارزدہ لہجے میں روتے ہوئے کہا، میرے باپ کو معاف کر دو۔ میں نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر پسٹل ہٹاتے ہوئے کہا، جا بیٹی، تیرے صدقے معاف کیا۔
ये कहकर मैं पलटा, उसकी बाइक उठाई और किसी की तरफ देखे बगैर वहां से निकलता चला गया। मेरा रुख दिलबर के डेरे की तरफ था, जहां मुझे जानी शौकर ने मिलना था। वो मेरा नाश्ता लेकर वहां पहुंचा हुआ था। मैंने तेजी से नाश्ता किया। शीदे चिदड़ के बारे में उसे बताया तो वो बोला, तू अकेला कब तक उनके साथ लड़ता रहेगा? चंद बंदे तेरे साथ होने चाहिए। यार, बंदे इकट्ठे करने को तो मैं 1 घंटे में कर लूं। पता नहीं कौन कौन इलाके भर में मेरा इंतजार में बैठा होगा, मगर मैं इनमें से किसी का भी जानी नुकसान नहीं चाहता। अब मेरी और शाहजेब की जंग शुरू हो चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं जमाले, तू अकेला इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तुझे साथियों की जरूरत पड़ेगी। मैं बहुत सारे ऐसे शहजोरों को जानता हूं जो शाहजेब के मुखालिफ हैं। उन्हें साथ जिस तरह सांप और शेर के बारे में पता नहीं होता कि वो जंगल में कब और कहां मिल जाए, इसी तरह मेरे बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए मैं कहां हूं। लोगों की भीड़ तो हर वक्त निशानदी करती रहेगी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, जैसे तेरी मर्जी, पर 1 अकेला और 2 11 ही होते हैं। जानी शौकर ने मुझे याद दिलाते हुए कहा। अब मैं उसे क्या बताता कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मुझे खुद सर छुपाने को जगह नहीं थी। इतने लोगों को कहाँ रखता। मैंने यही बात जब जानी शौकर को समझाने की कोशिश की तो उसने कहा, वाह जमाले, शाहजेब ने तेरा ठिकाना छीन लिया तो उसका छीन ले। हवेली पर कब्जा नहीं कर सकता, कम से कम उसका डेरा तो तेरे कब्जे में हो। फिर देखना कितने लोग तेरे साथ आकर शामिल होते हैं। इन जागीरदारों जमींदारों के जुल्म सितम के सताए न जाने कितने लोग अपने दिल में गुस्सा दबाए बैठे हैं। नाराज मत होना। मैं कोई तेरी मोहब्बत में तेरा साथ नहीं दे रहा, बल्कि मेरे दिल में इन बेगैरत जागीरदारों की नफरत तेरी मदद पर मजबूर कर रही है। चल फिर उठ, आर या पार, डेरे पर कब्जा जमाते हैं, या फिर हम नहीं। बोल क्या कहता है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो फौरन उठ गया। चल पहले गांव चलते हैं, वहां से कुछ असला ले लें। मुमकिन है मेरे 2-4 बंदे भी साथ हो जाएं। हम दोनों डेरे पर से उठे और अपनी अपनी बाइक पर गांव चले गए। सूरज की रोशनी हर तरफ फैल गई थी। मेरे गांव में दाखिल होते ही लोग मुझे यूं देखने लगे थे जैसे पहली बार देख रहे हों। जाहिर है उन्हें शीदे चिदड़ के बारे में पता चल गया होगा। मैंने किसी की परवाह नहीं की और ना ही किसी के साथ बात करने की कोशिश की। जानी शौकर अपने घर से 2 गन्ने उठा लाया। मैंने पिस्टल के लिए कुछ फाजल राउंड भी मंगवा लिए थे। हम सिर्फ 2 थे और हमें मालूम नहीं था कि डेरे पर कितने लोग होंगे। मुझे जानी शौकर का हौसला देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। हम दोनों ही डेरे की जानिब चल पड़े। गांव से निकलकर हम पक्की सड़क पर आ गए। सुबह के वक्त लोग अपने अपने काम की तरफ जा रहे थे। हम उनके करीब ही तेजी के साथ निकलते हुए उस कच्ची सड़क पर आ गए जहां से डेरे की तरफ जाया जाता था। हम तेजी से डेरे के करीब होते चले गए, यहां तक कि डेरे से 2-3 एकड़ के फासले पर रुक गए। तभी मैंने जानी से कहा, मैं डेरे की पिछली तरफ से अंदर जाता हूं। पहले छत पर जाऊंगा, फिर अंदर उतरूंगा। तुम तैयार रहना। जैसे ही अंदर से गोली चलने की आवाज आए, तुम दरवाजे की तरफ से अंदर आना। जो भी सामने आए, एक लम्हे की ताहीर किए बिना गोली मार देना, वरना वो तुझे गोली मार देगा। समझ गया? उसने गर्दन हिलाते हुए कहा। मैंने बाइक वहीं खड़ी की और तेजी से डेरे के पिछवाड़े चला गया, जहां से मैं एक बार पहले भी छत पर गया था। उस वक्त तो अंधेरा था, इसलिए बहुत मोहतात था, लेकिन अब दिन के वक्त सब कुछ साफ था। मैं तेजी से चढ़ता चला गया। छत पर पहुंचकर मैंने मुंडेर से नीचे झांका। सहन में कोई भी नहीं था। मुझे अंदाजा नहीं था कि अंदर कितने लोग होंगे। मैंने छत पर से घूमकर नीचे अंदाजा लगाने की कोशिश की। बरामदे में मुझे कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा था। वहां कोई हलचल न पाकर मुझे उलझन होने लगी। ऐसा हो ही नहीं सकता था। जानी ने मुझे पक्की खबर दी थी कि अंदर 5-7 बंदे तो हैं जिन्होंने मेरे घर को आग लगाई थी। मैं कई मिनट तक तजब्जुब का शिकार रहा। मैं इंतजार करूं या नीचे जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता था कि डेरा हाली हो। मैंने इंतजार करना ज्यादा मुनासिब समझा।
तकरीबन 15 मिनट गुजरने के बाद एक बंदा बरामदे से वारिद हुआ और वो टहलने के अंदाज में बाहर की तरफ जाने लगा। मैं मजीद सब्र न कर सका और मैंने उस पर फायर दाग दिया। उसकी चीख फिजा में बुलंद होगी। उसके गुमान में भी नहीं था कि कोई इस पर फायर कर सकता है। मैंने उसके शाने के करीब का निशाना लिया था। अगले ही लम्हे वो मछली की मानंद तड़पता हुआ जमीन पर आ रहा। तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर 6-7 बंदे बरामदे के मुख्तलिफ अतराफ से बरामद हुए। इससे पहले कि वो सूरत हाल को समझते, मैंने उन पर फायर खोल दिया। तभी दरवाजे की तरफ से जानी अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने सामने इन बंदों को पाकर गन से फायर करना शुरू कर दिया। किसके कहां गोली लगती है ये कतन अंदाजा नहीं था। वो तकरीबन सारे ही खून में लथपथ सहन में पड़े हुए थे। उनके अलावा कोई अंदर से बाहर नहीं निकला था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि अब मजीद कितने बंदे अंदर हैं। मैंने जानी को नीचे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए आनन फानन सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे सहन में आ गया। पहले वो मेरे फायर की जद में थे। अब कोई भी गोली किसी भी कमरे से मेरे बदन को चाट सकती थी, लेकिन ये रिस्क लेना था। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने मुहतात अंदाज में चारों तरफ देखा तो चाचा भैरव किचन के दरवाजे से पीछे छुपा हुआ दिखाई दिया। मैंने जानी को छुपने का इशारा करके सीधा चाचा भैरव के पास गया। सहन में चीहो पुकार और कराहें उठ रही थी। इनके अलावा कितने बंदे और हैं यहाँ पर और कहाँ हैं? इसमें हैं, चाचा भैरव ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। वो दाईं तरफ का एक लंबा कमरा था। मैंने उसे निगाहों में रखते हुए जानी को इशारा किया। वो तेजी से भागता हुआ इसके दरवाजे के साथ जा लगा। सहन में पड़े जख्मी बंदे कुछ भी कर सकते थे। अपनी बका के लिए तो बिल्ली भी गले पड़ जाती है, फिर तो वो भी समझ बूझ वाले इंसान थे। मैं उनके सर पर जा खड़ा हुआ और जोर से पुकार कर पूछा, तुम में से किस किस ने मेरे घर को आग लगाई थी? इनमें से कोई नहीं बोला, बल्कि मौत को अपने सामने देखकर उनकी आंखों में दहशत के साथ साथ वहशत भी दिखाई दे रही थी। हमें माफ कर दे, उनमें से एक तनोमंद बंदे ने कहा। इसकी एक ही सूरत है, तुम में से जो भाग के यहां से जा सकता है वो चला जाए, जो ना जा सका उसकी कब्र यहीं इस डेरे में बनी होगी। मैं 10 तक गिनूंगा। 1। उन्होंने नाकाबिले यकीन अंदाज से मेरी तरफ देखा, फिर उनमें हलचल मच गई। वो कुल 7 लोग थे। एक बेहोश पड़ा था, वो इसे घसीटते हुए ले जाने लगे। 2। उनमें तेजी आ गई। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए वो बाहर निकलने को बेताब थे। 2 लोगों ने बेहोश बंदे को डंडा डोली किया और बाहर की जानिब चल पड़े। 4, 5, 6 वो ड्योढ़ी के पास पहुंच गए। 8 वो दरवाजा पार कर गए। तब मैंने इस कमरे की तरफ तवज्जो की जिधर चाचे बेरों ने इशारा दिया था। मैंने दरवाजा खोला और बाहर ही से झांक कर देखा। अंदर कोई हलचल नहीं थी। मैंने जानी को बाहर का ध्यान रखने को कहा और एकदम से अंदर चला गया। अंदर से जरा भी मुजाहमत नहीं हुई। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि कोने में 2 लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी बंधे हुए पड़े थे। उनकी आंखों में खौफ तैर रहा था और वो सहमे हुए थे। जल्दी से बाहर आ गया। मैंने जानी को बताया तो उसने कहा, तू इनसे पूछ के ये कौन है, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। नहीं, दरवाजा बंद नहीं करना, बल्कि छत पर चला जा। दूर दूर तक दुश्मन के बारे में पता चलेगा और जो बंदे अभी बाहर गए हैं इन्हें देखकर अगर वो गड़बड़ करें तो गोली मार देना। अभी तो सिर्फ वो जख्मी है। मेरी मजीद बात सुने बगैर वो सीढ़ियों की जानिब भागा। मैं कमरे में चला गया। इस बार मैंने उन कैदियों को देखा। एक बूढ़ा देहाती और दोनों लड़कियां भी देहाती ही थी। एक लंबे कद की जिस पर जवानी टूट कर आई थी, गोरा रंग और जिस्म के नशेबो फराज से कोई भी मर्द मतवज्जा हुए बगैर नहीं रह सकता था। दूसरी छोटे कद की और मोटे नकूश वाली थी। उसका जिस्म कदरे भारी था। मैंने इन्हें रस्सियों से आजाद किया और बूढ़े से पूछा, बाबा कौन हो तुम और यहाँ कैसे? मैं बताती हूँ, उस लंबी लड़की ने रुंधे हुए अंदाज में कहा। रात ही ये लोग हमें चक सुंदर से उठाकर लाए हैं। क्यों? मैंने पूछा। हमारा कोई भाई नहीं है, यही बूढ़ा बाप है। हमारी थोड़ी सी जमीन है और शाहजेब
وہ زمین ہم سے لینا چاہتا تھا. اب ہماری روزی روٹی وہی ہے تو کیا کریں؟ کب تک زمین کے پیسے کھائیں گے؟ ہم نے انکار کیا تو اس نے روتے ہوئے بتایا. کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ میں نے پوچھا. ہمیں مارا بہت ہے، باقی دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ عزت لوٹ لیں گے، مگر ابھی اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بابا تو یہاں بیٹھ اور تم لوگ میرے ساتھ آؤ، ایک ایک کمرے کی تلاشی لینی ہے. میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا. پر پتر تو ہے کون؟ بوڑھے نے پوچھا. میں جو کوئی بھی ہوں، لیکن تیری عزت کا رکھوالا ہوں. اب تجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا. آج ہی میں تجھے تیرے گھر پہنچا دیا جائے گا. اللہ سلامت رکھے تجھے. بوڑھے نے دعا دی تو میں باہر نکل آیا. میں تقریباً آدھے گھنٹے میں وہاں پر موجود ہر کمرہ دیکھ لیا. کوئی بندہ نہیں تھا. وہ کمرے خاص اہمیت کے حامل تھے. ایک شاہ زیب کا کمرہ جس میں فون رکھا ہوا تھا، اور دوسرا اس کے ساتھ والا جہاں سے اسلحہ ملا تھا. پورا اطمینان کرنے کے بعد میں نے جانی کو بلا لیا. وہ نیچے آیا تو ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی. اس نے لڑکی سے کہا، تم لوگ منہ ہاتھ دھو کر وہاں جاؤ اور کھانا وانا کھاؤ. اب یہ ڈیرا ہمارے قبضے میں ہے. تم اطمینان رکھو، شام سے پہلے تم چک سندر پہنچ جاؤ گے. جاؤ. اس کے یوں کہنے پر وہ لڑکیاں تیزی سے واپس اسی کمرے میں چلی گئیں. میں شاہ زیب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا. ٹیلی فون چل رہا تھا. میں نے پیرزادہ وقاص کے نمبر ملائے. کچھ دیر کے بعد رابطہ ہو گیا. میں نے اسے ساری صورتحال بنائی، جسے سن کر وہ بولا، واہ، اب تو شاہ زیب واپس نہیں آئے گا. وہ تو بھاگتا پھر رہا ہے تاکہ پولیس تجھے گرفتار کر لے. تجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے پوچھا. وہ پوری کوشش کر کے ڈی ایس پی کا تبادلہ کروا رہا ہے. وہ اعلیٰ حکام کے سامنے بیٹھا رو رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب دیکھیں کیا بنتا ہے. خیر، میں بندے بھیجتا ہوں، آدھے پونے گھنٹے تک تیرے پاس پہنچ جائیں گے. وہ سمجھو تیرے دوست ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. گاڑی بھی آ رہی ہے، اس پر ان لڑکیوں اور بابے کو بھیج دینا. ٹھیک ہے، میں نے اطمینان سے کہا. اور ہاں، اس ڈیرے میں آج دن تک یا رات، بس اس سے زیادہ نہیں رہنا، خطرناک ہوگا. اس نے مجھے سمجھایا. میں سمجھتا ہوں. میں نے اسے باور کرایا. پر اپنا ٹھکانہ چودھری شاہ نواز کے ڈیرے پر. اس نے مجھے بتا دیا کہ آئندہ کیا کرنا ہے. میں نے الوداعی کلمات کے ساتھ فون بند کر دیا. میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی مجھے شاہ زیب کا خیال آتا، میرے اندر نفرت اور غصے کی لہریں سر ٹکرانے لگتی. نیا پیراگراف. جسپال رات کے پہلے پہر ہی جالندھر جا پہنچا تھا. اوگی پنڈ سے نکلتے وقت اس کے ذہن میں انوجیت کا ہی خیال تھا کہ بعد میں پولیس انہیں تنگ کرے گی. وہ تو پہلے ہی عطاف کا شکار ہیں. دوسرا، اس کا دماغ پر ہرپریت کنور چھائی ہوئی تھی. وہ زخمی حالت میں گھر پر پڑی تھی. ایسے میں اگر پولیس والے انہیں تنگ کرتے تو اس گھرانے کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جانے والی تھی. یہ سب ظلم اس کی وجہ سے ان پر ہونے والے تھے. اس کا دل نہیں کر رہا تھا یوں بھاگ کر وہاں سے نکلے، لیکن کیشو میرا کا فون آ گیا تھا. اس نے یہی زور دیا تھا کہ جس قدر وہ جلدی اوگی پنڈ سے نکل سکتا ہے نکل آئے. بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ کیشو میرا کے اصرار پر اوگی سے نکل تو آیا تھا، مگر اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ مشکل وقت میں وہ انوجیت اور ہرپریت کو چھوڑ کر جا رہا ہے. اوگی پنڈ سے چند کلومیٹر باہر آتے ہی وہ یہی سوچتا رہا. پھر ایک جگہ اس نے بریک لگا کر گاڑی سڑک کے کنارے روک لی. وہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ جالندھر جائے یا نہیں. وہ اسی الجھن میں تھا کہ انوجیت کا فون آ گیا. اوے جسپال، جالندھر پہنچے ہو یا نہیں؟ نہیں، راستے میں کھڑا ہوں، میرا دل نہیں کر رہا جالندھر جانے کو. میں واپس آنا چاہتا ہوں. اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا. ہے پاگل؟ اوے وہ کیوں؟ تو اور ہرپریت اکیلے ہو. پھپھو، میں اتنے مشکل وقت میں تم لوگوں کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا. اوے نہیں، اوے جسپال، ایسے مت سوچ. یہ حالات تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہم نے اس سے بھی مشکل اور سخت حالات دیکھے ہیں. ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوتے تو اب تک زندہ ہی نہ ہوتے. ان کی جرت نہیں کہ ہماری طرف انگلی بھی اٹھا سکے. اس نے کافی سخت لہجے میں کہا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں، جسپال نے کہنا چاہا
तो वो टोकते हुए बोला, तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है और ये सिर्फ चंद दिन की बात है। बात पुलिस की नहीं, यहाँ के गुंडों की है, इसलिए मैंने अपने लोग बुलवा लिए हैं। इसकी तुम फिक्र मत करो। मेरी पूरी कोशिश है कि मामला कानूनी बन जाए। पुलिस वाले प्रयाल सिंह वगैरह को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो हवालात से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी तौर पर पकड़ा है। पुलिस वालों को गुमान भी नहीं था कि तुम बलजीत के साथ ऐसा कर दोगे। कुछ देर बाद ओगी में बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। केशव मेहरा भी अपने लाव लश्कर के साथ आ रहा है। तुम बस 2-4 दिन के लिए अपने आप को महफूज कर लो। अनुजीत ने पूरी तफसील से समझाते हुए कहा। ठीक है, फिर जैसे तुम चाहो, मैं राब्ते में रहूंगा, अनुजीत ने कहा। चंद मिनट बातों के बाद उसने फोन बंद कर दिया। फोन बंद ही हुआ था कि केशव मेहरा का फोन आ गया। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।